नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं अब लोकसभा चुनाव में सियासी परचम लहराने को बेताब कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 में यूपी का दम नजर आएगा। 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आएंगे। यात्रा में ज्यादातर फोकस पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसके जरिए लोकसभा चुनाव की 27 सीटों को साधने की कोशिश होगी। दरअसल राहुल 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से होगी। समापन नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगा। भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था। वहीं इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। समाजवादी पार्टी आगामी 9 अगस्त से साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा प्रयागराज से शुरू होकर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा की अगुवाई समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभिषेक यादव करेंगे, जिसमें पार्टी के कई सीनियर नेता शामिल होंगे। तो बता दें कि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों में नजर आ रही हैं। कहा जाता है ना कि यूपी का रास्ता दिल्ली को लेकर जाता है और यूपी को साधने के लिए सभी पार्टियां एकदम से मैदान में उतर चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान पे अभियान चला रही है, बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं एक बार फिर से यात्राओं का दौर शुरू होने जा रहा है। जहां कांग्रेस एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है यूपी में, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त से होगी। बता दें कि करीब 25 जिलों से ये यात्रा होकर गुजरेगी। बता दें कि 24 को लेकर सभी ने तैयारियां शुरू कर दी है। 24 की डगर है और 80 सीटों पर सबकी नजर है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन 80 सीटों पर परचम कौन लहराता है। फिलहाल तैयारियां तो सभी पार्टियां जोरों शोरों से कर रही हैं और यही चर्चा का आज विषय है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़े हुए हैं, वहीं अनूप सांडा जी हमसे जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए। चंद्रेश सिंह कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। तो आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है। यूपी से होकर ये यात्रा गुजरेगी। वहीं अब अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं। जो आपका लक्ष्य 80 सीटों पर जीत का, उसको साधने की पूरी तैयारी की जा रही है। कैसे निपटेंगे इससे? 80 सीटों पर हम 14 में भी बढ़िया से निपटे और बसपा से समझौते के बाद हम 19 में भी बढ़िया से निपटे। इतना बेमेल गठबंधन हुआ था, उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी अपार सफलता पाई। और अब ये लोग एक बरसाती मेढकों का जो जुटान हुआ है और जो एक भ्रष्टाचारी समूह का एक जो ठगबंधन बना है, तो क्यों नहीं अखिलेश जी पहले पार्ट 1 में चले गए थे, उनके साथ नहीं गए थे। वो चीजें बहुत कुछ दिख रही हैं अभी, और ये लोग सिर्फ अभी हवा में तीर चला रहे हैं, इधर उधर घबराए हुए। ये अब एक नाम लेकर इंडिया आ गए हैं, बहुत सी चीजें हैं। हम निपटेंगे मयूरी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर चलती है। उत्तर प्रदेश में हमने 80 की 80 सीट जीतने का दावा किया है कि हमारी कोशिश रहेगी कि पिछली बार जो सीटें हम हार गए थे उसको जीतें। तो हम अपने काम को लेकर, हम अपने नीतियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब उस बीच में कोई साइकिल चलाए, कोई पैदल चले, कोई हवाई जहाज में उड़े, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन भरभरा कर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बेंगलोर से मीटिंग में निकलने के बाद सीपीआईएम की नेता कहती हैं बृंदा करात जी कि बंगाल में लोकतंत्र के हत्यारों को हम समर्थन नहीं देंगे, यानी कि ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार जी किस तरीके से नाराज होकर इंडिया नाम पर वापस चले आते हैं। लालू जी जो महफिल लूट रहे थे पटना की और दूल्हा और बाराती बना रहे थे, वो किस तरीके से नाराज हैं। और अब तो सुना है स्टालिन जी भी कुछ कर रहे हैं। तो ये विपक्ष की एक जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने विपक्ष बना रहा है, जो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो कि साकार नहीं होने जा रहे हैं।
ठीक है, अनूप जी आपके पास आऊंगी। देखिए, पहली बार जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें सिर्फ आपने शुभकामनाएं दी थी, अभी साथ आने की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, समय की परिस्थिति और अब की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। इंडिया का गठन हो चुका है और सारे दल मिल करके भारतीय जनता पार्टी की इस ढोंगी, पाखंडी और संवेदनहीन सरकार को, इस देश में जनता को इससे मुक्ति मिल सके, इस प्रयास में लगे हुए। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे बरसाती मेढक। अब ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग दूसरों को बरसाती मेढक कहें तो हंसी ही आती है और कहा नहीं जा सकता इससे ज्यादा। अच्छा, इनको परेशानी क्या है? ये टिफिन बैठक कर ले तो ये बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। हम पदयात्रा निकाल करके जनता के बीच में जा रहे हैं तो हम नाटक कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसका एकमात्र एजेंडा रहा है कि इस देश की जनता को भावनात्मक सवालों में उलझा करके उसके वोट को ठग लो। अब विपक्ष की एक बड़ी जुटान होने से माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के और हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र तक इतना बौखलाए हुए हैं कि अब इनको इंडिया शब्द से भी आपत्ति हो गई है। प्रधानमंत्री जी के मैंने भाषण सुने, ये जब इंडिया की बात करें तो वो मंत्र है और हम इंडिया की बात करें तो पाखंड है। सच्चाई ये है कि आपको इस देश को बांटना है, इस देश के लोगों के वोट को बांट करके ठगना है, इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है। अनूप जी, साइकिल यात्रा से बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? सवाल पे नहीं बोलना है, आपको बेरोजगारी पे नहीं बोलना है, आपको देश की घटती विकास दर पे नहीं बोलना है, आपको पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरीके से भयंकर हिंसा हो रही है और पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति जितनी संवेदनशील है, अनूप जी, मेरा आपसे सवाल है, पे जो खतरा है, उन सवालों पर बोलने के लिए कुछ नहीं भाजपा के पास। ठीक है अनूप जी, आपसे मेरा सवाल है, साइकिल यात्रा से बीजेपी को कैसे टक्कर दे रहे हैं? साइकिल यात्रा से हम जन जागरण करेंगे जाति जनगणना के सवाल पर, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर इनकी सरकार में जो अत्याचार हो रहा है उसके सवाल पर, प्रदेश में कानून व्यवस्था के जो हालात है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उन सवालों पर। अभी तो आज समाचार पत्रों में देखिए कि जो मध्य प्रदेश से चलन चलाया भाजपा वालों ने, आज आगरा से समाचार आ गया किसी युवक को पीट करके उसके ऊपर लघुशंका की गई। ये योगी जी का जो राज है इसकी पोल खोलेंगे। प्रदेश में किसानों को सिंचाई की जरूरत है, बिजली नहीं मिल रही है, बिजली की हालत खराब है, ये पोल खोलेंगे। इनकी सरकार जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट के नाम पर जनता को धोखा दे रही थी और आज इन्वेस्टर समिट को 6 महीने करीब होने वाले हैं, कितना विनिवेश आया, ये सवाल खड़ा करेंगे जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दावा कर रही है कि हम 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे अपने विकास के दम पर, अपने काम के दम पर। अगर विकास और काम के दम पर जीत हासिल करनी है तो विकास और काम को गिनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताते हैं कि इस देश में जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा उन्होंने किया था 2022 तक वो क्यों नहीं पूरी हुई? वो क्यों नहीं बताते हैं कि देश के 87,000 नागरिक छोड़ करके विदेशों की नागरिकता क्यों लेने चले गए? वो ये बात क्यों नहीं बताते कि मणिपुर लगभग 2.5 महीने से ज्यादा समय से जिस तरीके से जल रहा है, आज मिजोरम के मुख्यमंत्री का बयान आया है जो भाजपा से संबंधित है, उन सवालों पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बयान देते हैं मणिपुर के सवाल पर? तो इनके पास काम है नहीं बताने को। इनको तो विपक्ष को के सिर पर ठीकरा फोड़ना है। और ये पहली ऐसी सरकार है जिस सरकार में न विनम्रता है, न उदारता है, न बड़ा दिल है। ये सरकार तो जो संघ की संकीर्ण मानसिकता थी
फिर भी जो जनता ने इनको चुना है ट्रेनिंग सर। हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा से मिली है, उस चीज के आधार पे चलने वाली सरकार है। फिर भी जनता ने चुना है। आप मुझे एक बात बताइए हम्म। कि आप किसी ट्रेन में, बस में यात्रा कर रही हैं, हम्म। आपकी पर्स से कोई जेब कतरा पैसा निकाल ले ठग करके, तो क्या आपकी इच्छा है कि आपने उस जेब कतरे को अपनी जेब से पैसा दिया था? इन्होंने तो जनता को ठगा है, भावनात्मक सवाल उठा करके। भारत भारत भारत, इंडिया इंडिया, लगा कि देश को पता नहीं कहां लेकर के चले जाएंगे। देश को कहां लेकर के चले गए, मणिपुर से देख तो लीजिए। ठीक है, अश्वनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज चंद्रेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, अश्वनी जी का जवाब ले लूं। अश्वनी जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। मयूरी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने जो है बहुत सी आरोप लगा दिए इतनी ही देर में। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का तो उत्तर प्रदेश का वादा था, उस पर कार्यक्रम चालू हो चुका है। आपको पता होगा शायद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, माननीय की आपके साथ बात को वापस उत्तर लेता प्रदेश हूं, में उसका एक 5 विभाग भी ट्रिलियन बना हुआ है। इकोनॉमी। नहीं नहीं, आपने 1 कहा इसलिए मैंने कहा कि देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी नहीं, बन जाएगा, क्योंकि फ्रेजाइल 5 से उस भूल का सुधार माननीय, करता सुनिए, हूं। सुन लीजिए भाई साहब, अनूप सांडा साहब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश और भारत की बात हो रही है। भारत में फ्रेजाइल 5 आपकी अर्थव्यवस्था थी, आज टॉप 5 में अर्थव्यवस्था है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देख लीजिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। लगभग 40 देशों में अब भारतीय रुपया चलने के कगार पर है, चल रहा है, अपने पड़ोसी देशों से लेकर। यूपीआई किस तरीके से आगे गया है। आत्मनिर्भर भारत देखिए कि निर्यात कितना बढ़ा, आप वो देखिए। आप बहुत सी चीजों में आज वहां ले चलते हैं। मणिपुर में जो हुआ, मैं सांडा साहब मानता हूं निसंदेह गलत हुआ। उसकी जो है जितनी भर्त्सना की जाए और उसके अपराधियों को फांसी चौराहे पर लटका कर दे दिया जाए, अगर भारत का संविधान कहता हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मगर अभी आप ही के मित्र हैं, राजस्थान में ये सिर्फ मंत्री को ये बोलने पर कि अपने गिरेबान में कांग्रेस सरकार झांके, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। ये कौन सा इंडिया है भाई? ये इंडिया बना है जिसमें आई डैश, एन डैश, डी डैश, आई डैश ए है, सब में डैश लग गया है। अरे हमारा भारत अखंड था, है और रहेगा। हम उस भारत वर्ष के निवासी हैं जिसको एक मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत नेतृत्व मिला है। एक और मेहमान है मेरे साथ, मैं उनसे सवाल लेती हूँ। चंद्रेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अब यूपी में होने जा रही है, लेकिन ये आपको चुनाव के समय है क्यों याद आता है? विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रियंका गांधी आती हैं मैदान में, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वो लगाती हैं, उसके बाद परिणाम आते हैं, फिर उनकी दिलचस्पी यूपी में खत्म हो जाती है। चुनाव के पहले ही क्यों याद आता है आपको? लगातार न्यूज चैनलों पर और सार्वजनिक मंच पर हम लोग कहते आए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसे सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। जहां तक चुनाव की बात है, भारत एक बड़ा देश है और यहाँ हमेशा कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उसके आसपास या तो पहले या बाद में कोई न कोई चुनाव जरूर होगा, तो इसको चुनाव से जोड़कर न देखा तो आप तो ये देख रहे हैं ना, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। चुनाव से पहले आप यूपी को साधने में लग जाते हैं। निसंदेह भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान शुरू से रहा है और उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए। तो ये कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है कि देश की राजनीति का दरवाजा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जहां तक आपका इशारा 2024 के चुनाव के प्रति है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है उत्तर प्रदेश को लेकर और दूसरे राज्यों को भी लेकर अपनी रणनीति बना रही है। हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगा, भारत के दूसरे राज्यों में भी लड़ेगा, दमखम के साथ लड़ेगा। और 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों से जो वादे किए, उस पर कितना सफल रहे असफल रहे, इसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, टाइटाइप फिश। स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की बात की, टाइटाइप फिश हो गया। काला धन वापस लेने की बात की, टाइटाइप फिश हो गया। काशी को क्योटो बनाने की बात किया, टाइटाइप फिश हो गया। इंडिया को इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की, टाइटाइप फिश हो गया। देश की एकता अखंडता आज खतरे में, मणिपुर जल रहा है, लगभग 78 दिन से ऊपर हो गए। प्रधानमंत्री ना तो पब्लिक के बीच में कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना हाउस में बोलने के लिए तैयार है, ना ये सदन की कार्रवाई चलने दे रहे हैं।
5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तो दूर की बात है, भारत में बड़े स्तर पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से असफल रही है और इनकी सरकार ने देश को गरीबी और बेरोजगारी के गर्त में ढकेलने का काम किया है। तो और भारत कांग्रेस जोड़ो यात्रा पार्टी के जरिए आप लगातार इस भारतीय मुद्दे जनता पर पार्टी को देश की जनता टक्कर का देने ध्यान पे आकर्षित करना चाह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा से कोई लेना देना नहीं है और ना भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। भारत जोड़ो यात्रा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है देश के लोगों के बीच एकता, भाईचारापूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना। देश की एकता और अखंडता के लिए लोगों के बीच बंधुत्व और भाईचारे का भाव संचारित तो ये आवश्यक है और इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और यह भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। सर, फिर मेरा वही सवाल रहेगा, तो ये चुनाव के पहले ही क्यों एक्टिव होते हैं आप? फिर चाहे वो मैंने विधानसभा आपको पहले ही चुनाव हो, शुरुआत में लोकसभा जवाब चुनाव हो, दिया कि इससे भारत आप में कह रहे हैं कि मैं जनता की मैडम बात कर रहा हूँ, तो ये काम पहले भी तो हो सकता है। मैडम भारत में हर वर्ष कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। प्रत्येक राज्य की बात कर लें तो 3 चुनाव 4 चुनाव तो हम ऐसे देखते हैं 5 साल में। ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो हर राज्य में 5 साल में 4 चुनाव होते हैं। तो इस तरह से इसको चुनाव से जोड़कर ना देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चुनाव रहेगा, कोई तो चुनाव रहेगा। और राजनीति, जहां तक राजनीति की बात है, तो हम में से कोई भी व्यक्ति राजनीति से अछूता कैसे रह सकता है? समाज का कोई भी व्यक्ति राजनीति से अछूता नहीं रह सकता है। हम राजनीति को पसंद करें या न पसंद करें, सर्प कुंडल की तरह हमारे गले में राजनीति लगता रहता है। तो राजनीति से कोई अछूता नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। और इस बार भारत जोड़ो यात्रा में एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति इनके कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, पूरे देश ने कहा देखिए जनजाति को राष्ट्रपति का कैंडिडेट इन्होंने डिक्लेयर किया। एक अच्छा माहौल देश के अंदर संचालित हुआ। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से जनजातियों की हत्याएं हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, एक 3 साल 4 साल की बच्ची का हत्या मैंने कल वीडियो देखा, महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। ये भारत की संस्कृति पर, भारत की परंपरा पर, मूल्य पर और भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर एक हमला है। इस बात को लेकर हम जनजातीय समुदाय के बीच जाएंगे कि आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी आपके नाम पर वोट तो लेने का कार्य करती है, लेकिन आपके साथ कैसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने में कई देशों की यात्रा की है, कई देशों की संसदों में जाकर उन्होंने बोला, कई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर भाषण दिया, लेकिन ना तो मणिपुर गए और ना तो मणिपुर के बारे में बोला। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। इस बात को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में इनको मुंह का खाना पड़ेगा और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जी ठीक है। अश्वनी जी, चंद्रेश जी को आप सुन रहे होंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। इनका कहना है भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। मणिपुर हिंसा को भी लेकर तमाम आरोप लगाए हैं और आगे ये भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, चुनाव में ये लोग क्या क्या करते हैं वो देखने को मिल गया। लखीमपुर में घटना हो गई थी, वहां पर जाकर चन्नी साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और बघेल साहब आकर 50-50 लाख रुपए देकर गए थे। बहुत अच्छा किया था, स्वागत करता हूं मैं। मगर वहीं तरन तारण में एक दलित युवक काटा गया था सिंघू बॉर्डर पर, उसके यहाँ जाकर चन्नी जी मुख्यमंत्री थे, 4 आने नहीं देकर आए। इन लोगों का ये है, लड़की हूं लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश में नारा देते हैं, पंजाब में जाकर वो नारा भूल जाते हैं। तो कांग्रेस की आदत है, इसीलिए जनता ने इनको 2% से नीचे ले आकर उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया। 2% भी वोट नहीं है इनका। अब आता हूं मैं मणिपुर पर। ये बहुत देर से बोल रहे हैं। अभी परसों जो है इनके एक मंत्री को, इनके मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उन्होंने कह दिया कि अपने गिरेबान में झांकिए, जोधपुर के बलात्कार को देखिए और जयपुर के बलात्कार को देखिए। वहां के मंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान में जो है मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, और यहाँ बलात्कार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये छोटा बलात्कार है, ये बड़ा बलात्कार है।
तो ये लोग तो इन चीजों को देख रहे हैं। अब आता हूं मैं भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी 50 बार चंद्रेश भाई, आपको ठीक है बीच में चंद्रेश जी, टोकना आऊंगी चाहूंगा, आपके बस पास, 2 सुन लीजिए, सेकंड, आपको ही मौका 2 सेकंड, मैं मात्र 2 सेकंड लूंगा मैडम, 2 सेकंड मैं जी, लूंगा, ठीक है। और मैं जी, 2 जी। सेकंड में मात्र 2-3 बात कहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार पीड़िता थाने में रपट लिखवाने जाती है और थानेदार उसके साथ बलात्कार करता है। इस बात का जवाब कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, ना तो ट्वीट किया। लखीमपुर खीरी की आपने बात की, आप बताइए किसानों के ऊपर जिस प्रकार से गाड़ी मंत्री जी का बेटा चढ़ाता है, कहीं से भी आप उसको न्यायोचित कह सकते हैं? किस प्रकार से हाथरस में एक दलित पीड़िता को कूड़े के ढेर पे रखकर पुलिस जला देती है? सर क्या दलितों यह के लाश मामले के में साथ मानवीय व्यवहार राजस्थान है? आगे है। देखिए, अब और हमारी आपको बात राजस्थान के भी मामले देख लेने चाहिए चंद्रेश जी, चंद्रेश जी। जिस बात को दूसरे मुद्दे तरफ की घुमा बात रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा राजस्थान में जवाब पूरा किया, हो जाने दीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान आगे है, दलितों का शोषण किया जा रहा है, नग्न करुणी घुमाया जा रहा है, वहां के भी मामले याद कर लीजिए। एनसीआरबी की सुनिए मैडम, एनसीआरबी का मयूरी ही जी, रिपोर्ट है। दो सेकंड उत्तर हो गया प्रदेश इनका, में मेरे पुलिस कस्टडी चंद्रेश में भाई ठीक है, जवाब सबसे दे आऊंगी। अधिक मौतें हुई हैं। अश्वनी जी आऊंगी पूरे आपके पास। भारत भाई। में पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक मौतें कहीं हुई हैं, अरे तो उत्तर चंद्रेश जी, प्रदेश में जवाब तो हुई हैं। सुन लीजिए और प्रभु। उत्तर प्रदेश नहीं की सर, आपने आपने कहा दलितों की कि बात हमारे की तो मैं यहाँ आपको एनसीआरबी की मारे रिपोर्ट जाने बता रही हूँ। मंत्री का नहीं राजस्थान पता कि सबसे उसने कह ऊपर। दिया कि यहाँ पर बलात्कार हो रहा है राजस्थान में, आपने उसको बर्खास्त करा दिया। आप राजस्थान और की दुनिया भर बात में की ये है, बताइए, मैंने देखिए, उत्तर एक-एक प्रदेश कर की आप अगर बात बात किया। जवाब ही ठीक है, देना है अश्वनी जी तो आऊंगी वहाँ आपके बताइए पास। उत्तर कि प्रदेश में जवाब माननीय क्यों नहीं देंगे आप? मयूरी जी, जवाब तो देना मयूरी पड़ेगा जी, अब आपको। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं और चंद्रेश भाई 2 सेकंड कहकर कम से कम 2 मिनट खा गए। मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं जो इनका था, बीच में अब इनको मैं जवाब दे रहा हूं तो इनको दिक्कत हो रही है कि वो बोलने नहीं देंगे। मैं ये सवाल जनता के सामने मयूरी जी आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं। प्रधानमंत्री जी कई देशों की यात्रा इनको दिखाई देती है, 50 बार से ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट गए हैं, लेकिन 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी आसाम से चुनकर आए थे और देश के प्रधानमंत्री थे। कितनी बार यात्रा किया था उन्होंने? 2 बार यात्रा नहीं किया था उन्होंने। पर्चा भरने के लिए गए हो तो अलग बात है कि वहां जाकर जीतने के बाद चले गए हो। तो ये कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस आज रसातल में जा रही है। आज घुटनों पर जो है अरविंद केजरीवाल जी ने लाकर खड़ा कर दिया, ममता बनर्जी जी ने लाकर खड़ा कर दिया, अब स्टालिन जी करने वाले हैं, खड़े करने वाले घुटनों के बल। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। सबसे पुरानी पार्टी के ऊपर हमको दया आती है कि आज क्या स्थिति कर दिया राहुल गांधी ने, कि आज इनको मोहब्बत की दुकान इनकी बंद होती हुई नजर आ रही है। जी चंद्रेश जी, मोहब्बत की दुकान आपकी बंद होती नजर आ रही है, क्या हाल कर दिया आपने? अश्वनी शाही जी कह रहे हैं मोहब्बत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और मोहब्बत जिंदाबाद रहेगा। मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं होती। 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मोहब्बत के दुकान को बंद करने का कोशिश किया और अभी इन्होंने मोहब्बत के दुकानों पर ताला लगाया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट करके मोहब्बत के दुकान पर जो इन्होंने ताला लगाया था, उस ताला को तोड़कर मोहब्बत का दुकान खोलने का काम किया। तो मोहब्बत कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत बंद होने वाली नहीं है। मोहब्बत बंद हो जाएगी तो मयूरी जी ना हम यहाँ होंगे, ना आप वहां होंगे, ना अश्वनी जी होंगे। हम सब अलग अलग विचारधारा के होने के बाद भी हमारे बीच मोहब्बत जिंदाबाद था, है और रहेगा। अरे मैं राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान कह रहा हूं भाई। मोहब्बत है, वो मोहब्बत भी जिंदाबाद रहना चाहिए। लेकिन देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर बात करने से प्रधानमंत्री जी क्यों भाग रहे हैं? जवाब कौन देगा? स्टार्टअप फेल, स्टैंड अप फेल, स्मार्ट इंडिया फेल, स्मार्ट सिटी मिशन फेल, जो बुलेट ट्रेन का योजना इनका फेल हो गया, काशी को क्योटो बना रहे थे, फेल हो गया भाई? भारत में काला धन आपकी वापस ला सरकार रहे थी तो थे, आपने महाराष्ट्र में नोटबंदी रोका का हुआ फेल, था। सारी योजनाएं फेल, नीतियां फेल। देश में गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर है। जवाब कौन देगा? आपकी सांप्रदायिक और कुंठित राजनीतिक नीतियों ने भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को रसातल में डालने का काम किया है। हम भारत को उबारने का काम करेंगे, इसीलिए हमने इंडिया लेकर आया है और इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और इंडिया को कमजोर करने के बारे में जो सोच रहे हैं वो हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। इस मुहिम के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कोई हमें घुटनों के बल नहीं झुका सकता और ना हम किसी को घुटनों के बल झुकाने की कोशिश करते हैं। हम झुकने और झुकाने की नीति में विश्वास नहीं रखते। मयूरी जी,
हम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने में विश्वास रखते हैं। हम बार बार कहते हैं कि न सर झुका के जिएंगे, न सर कटा के जिएंगे, दुनिया में आए हैं तो मुस्कुरा कर जिएंगे। न हम किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी के सामने आंख झुकाना हम चाहते हैं। हम आंख में आंख मिलाकर बात करना चाहते हैं। इसलिए मोहब्बत जिंदाबाद था, है और रहेगा। अश्वनी जी देखिए, पूरी तैयारी है, मोहब्बत जिंदाबाद था, है और रहेगा। मयूरी जी, कहाँ मोहब्बत जिंदाबाद है। मैं कहता हूं अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था राहुल जी ने, उनको मोहब्बत ही मोहब्बत दिखी। कहीं अगर नफरत दिखी हो तो बता दें। यहां इतनी मोहब्बत दिखी कि जाकर दोनों भाई कश्मीर में आतंकवादी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हैसियत में रहते हैं। कि नहीं तो आतंकवादी अगर मोहब्बत नहीं होती तो आतंकवादी क्या करते हैं आप जान रहे हैं। उन्होंने ही कहा था, हमने नहीं कहा। दोनों भाई बहन जो है बर्फ के गोले खेल रहे थे, क्या शांति है। जिस देश की एक नेता कहती थी कि यहां पर 370 हटेगा तो हम जो है तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो तिरंगा उठाते हुए मिल गई। आज स्थिति यह है कि मनीष तिवारी जी केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 370 को फिर से लाया जाए। ये मोहब्बत नहीं, नफरत फैलाने की बात करने वाले लोग हैं। और ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इनकी दुकान बंद हो गई। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। बुलेट ट्रेन जब तक महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी, महाराष्ट्र में लोगों ने काम बंद कर दिया था। गुजरात में काम हो गया है और महाराष्ट्र में काम चालू हो गया हमारी सरकार आने के बाद, फेल नहीं हुआ है। हर पूरे देश के हर स्मार्ट सिटी की जहां बात हुई है, हर शहर में काम चालू है। स्मार्ट सिटी एक दिन में नहीं बन जाता है, काम चालू है। ये लोग नकारने की बात कर सकते हैं। बनारस में जाकर देखें, जो बनारस में रहने वाले हैं वो कहते हैं बनारस में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है आज तक किसी ने नहीं किया था। तो ये आज देश को आत्मनिर्भर बनना इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं कुछ। 56 साल मौका दिया इनको देश की जनता ने और 56 साल में देश को ठगने का काम किया इन लोगों ने। आज वो प्रगति दिखाई दे रही है, चाहे विदेशों में है, विदेश का प्रधानमंत्री पैर छूता है, विदेश का दूसरा राष्ट्राध्यक्ष द बॉस कहता है, तीसरा ऑटोग्राफ के लिए दौड़ता है। ये हिंदुस्तान की गरिमा को बढ़ाने वाला दिन है और क्षण है। और आज जिस तरीके से हम लोग, पहले अपने देश में चंद्रयान बन जाता था लेकिन छोटी गन नहीं बनती थी, तोप नहीं बनती थी, क्योंकि उसमें दलाली खाई जाती थी। आज हम लोग सब बना रहे हैं, अपनी राइफल भी बना रहे हैं, अपना हम तोप भी बना रहे हैं। ठीक है चंद्रेश जी, अपनी बात रखें। शायद अश्विनी जी को ये मालूम नहीं है कि देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट कांग्रेस पहले लाती थी और हमारे यहाँ रिवॉल्वर से लेकर स्टैंड गैस पहले से बनते रहे हैं। और जब इनकी सरकार आई उससे पहले हम मंगलयान पर पहुंच चुके थे। ये शायद नहीं जानते हैं, इनकी सरकार आने से पहले भारत में लोगों को शिक्षा का अधिकार भी मिल गया था और सूचना का अधिकार भी मिल गया था। और भी जो देश हजारों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ, उस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। रेल, भेल, गेल, सेल कांग्रेस ने बनाया। IIT, IIM का मॉडल कांग्रेस ने दिया। पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का काम, उसे सशक्त करने का काम, उसे संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हर ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में जिला चिकित्सालय, हर मंडल में जो है मेडिकल कॉलेज देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हर गांव में स्कूल, हर ब्लॉक में स्कूल, हर जिले में विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और ये जिन संस्थाओं को आज बेचकर खा रहे हैं, इनकी वित्त मंत्री कह रही है कि सार्वजनिक संपदा को बेचकर 6 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे। उसको बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी, कम से कम इतना मैं जरूर कहूंगा इनके बारे में कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के दीवारों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में, 1 मिनट मयूर जी, एक और मैं बात कर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में काम रुक गया था। रेलवे जो है सेंट्रल लिस्ट का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। रेलवे के काम में स्टेट का क्या लेना देना है? जमीन किसका विषय है? अश्विनी जी, देश की जनता को गुमराह न करिए। भारत आगे बढ़ चुका है, इंडिया जीतेगा। और जो भी फिरका परस ताकते हैं वो हारेंगी और हम आगे बढ़ने की मुहिम में हैं। जल्दी भारत जोड़ो यात्रा 2 चालू होने जा रहा है और फिर से हम एक बार देश के लोगों के बीच मोहब्बत का दुकान खोलने का काम करेंगे। मतलब बंद हो गई है, खोलने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए मयूरू जी, मान लिया इन्होंने, फिर से खोलने का काम करेंगे।
नहीं नहीं, बंद नहीं हुई है। मैं बंद तो हो गई पहले है, ही बंद हो कहा गई कि है। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन जहां मोहब्बत की दुकान आपने बंद कर रखा है, मयूरी जी उत्तर देखिए प्रदेश में कन्फेस कर आपकी लिया इन्होंने, सरकार है, जी ठीक है। उत्तर इनकी प्रदेश में मोहब्बत स्वीकारोक्ति का आ गई दुकान आपने बंद कर कि रखा दुकान है। बंद हो चुकी है, पहले फिर से चालू थी, खुलेगी। अभी बंद है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, मोहब्बत की दुकान पर जो भाजपा ने ताला लगाया है, उस जी ठीक ताले है को अनूप जी, तोड़कर आखिरी सवाल मोहब्बत मेरा का आपसे दुकान है। उत्तर देखिए प्रदेश में मोहब्बत खुल की दुकान जाएगा। एक बार फिर से यूपी में खुलने जा रही है, जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं। क्या रंग लाएगी ये भारत जोड़ो यात्रा यूपी में? भारत जोड़ो यात्रा और तमाम ये जो पूरा इंडिया बना, वो रंग ये लाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की नाकारा, निकम्मी और जनविरोधी सरकार को ठिकाने लगा दिया जाए। और मैं कुछ बातें हमारे भाजपा के मित्र ने कही थी, उनको कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 40 देश भारत की करेंसी के लिए तैयार है। अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में आया था कि रूस से जो तेल हम आयात कर रहे थे, रूस ने कहा कि उसका भुगतान हम भारतीय मुद्रा में नहीं लेंगे, चीनी मुद्रा में उसका भुगतान लेंगे। क्या इसको झुठला सकते हैं भाजपा के प्रवक्ता? आपके पड़ोस के नेपाल में 500 के नोट नहीं स्वीकार किए जा रहे हैं। यह है भारतीय करेंसी की हालत विदेश में, और आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। अभी पिछले दिनों नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था बड़ी जोरों से। वहां क्यों नहीं संसद की बैठक चल रही है? क्योंकि संसद टपक रही है। आप दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, आप तो खुद भ्रष्टाचार के जनरेटर हैं। टमाटर महंगा हो गया है। इनकी उत्तर प्रदेश की एक मंत्री ने कहा कि टमाटर खाना बंद कर दो, अपने आप सस्ता हो जाएगा, और नहीं तो गमले में टमाटर उगा लो। ये संवेदनशीलता है इनकी। और जो मोहब्बत की दुकान पे बड़ा इनका नाराजगी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो नफरत पैदा की है, उस नफरत को पैदा करने के लिए और उस नफरत को समाप्त करने के लिए ये इंडिया ऐसी झाड़ू लेकर के आएगा कि आपका पूरा स्वच्छता अभियान चल जाएगा। जी ठीक, आप साफ हो जाएंगे। जी ठीक है। देखिए 2024 की डगर है और यूपी की 80 सीटों पर सभी की नजर है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि एक बार फिर से यात्राओं का दौर शुरू होने जा रहा है, जहां एक तरफ यूपी में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। 2024 के चुनाव को देखते हुए कोई भी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये चुनावी रंग क्या कुछ रंग लाता है। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।